बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एवरीडे साइंस पास्ट पेपर एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं और सबसे पहला सवाल हमारे पास है, लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ द बॉडी इज, जिस्म के अंदर जो सबसे बड़ी आर्टरी होती है वो कौन सी होती है? वो एओर्टा होती है, जिसको शहरग भी कहा जाता है। एओर्टा के जिसे शहरग भी कहा जाता है। सबसे बड़ी जो आर्टरी होती है वो कौन सी होती है जिस्म के अंदर? वो एओर्टा होती है। और फिर ये कमीशन के इम्तिहानात में सवाल रिपीटेड है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन वाला खून कौन सी ब्लड वेसल्स में होता है? तो आर्टरी जितनी भी हैं, तमाम आर्टरीज के अंदर जो ब्लड होता है रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, सिवाय एक आर्टरी के। वो कौन सी है? वो है पल्मोनरी आर्टरी। वो है पल्मोनरी आर्टरी। उसमें ब्लड कौन सा होता है? वो होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, याद रखिएगा। विदाउट ऑक्सीजन के बगैर होता है, क्योंकि जो ब्लड है, खून, वो जाएगा लंग्स की तरफ, वहां से ऑक्सीजन लोड होकर दोबारा वापस आएगा। तो इस हवाले से ये सवाल मोस्ट रिपीटेड है कि तमाम आर्टरीज के अंदर कौन सा खून होता है? ऑक्सीजनेटेड। और एक आर्टरी ऐसी होती है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड खून होता है, वो कौन सा होता है? पल्मोनरी आर्टरी। सेम इज द केस वेन्स में कौन सा खून होता है? वेन्स के अंदर खून होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, विदाउट ऑक्सीजन ब्लड होता है। लेकिन इस चीज का ख्याल करना है, सिर्फ एक ऐसी वेन है जिसके अंदर खून ऑक्सीजन वाला खून होता है। वो कौन सी है? वो है पल्मोनरी वेन। वो कौन सी है रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स? पल्मोनरी वेन है। और उसमें कौन सा खून होगा? उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है रेस्पेक्टेड स्टूडेंट, याद रखिएगा जी। अब तमाम आर्टरीज के अंदर खून ऑक्सीजन वाला खून, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बट पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। सेम इज द केस तमाम वेन्स के अंदर कौन सा ब्लड होता है? दैट्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, विदाउट ऑक्सीजन वाला ब्लड। लेकिन पल्मोनरी वेन के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और आर्टरीज क्या काम करती हैं? ये ऑक्सीजन वाला खून, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ऑल पार्ट ऑफ बॉडी, फ्रॉम हार्ट to all parts of the body, to all parts of the body ये डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। ये इसका पाथवे होता है। अब वेन्स क्या काम करती हैं? वेन्स तमाम ऑक्सीजन वाला खून कलेक्ट करती हैं, कलेक्ट्स फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी, कलेक्ट्स फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी, और फिर उसको वापस किसकी तरफ लेके जाएंगे? वापस हार्ट की तरफ लेके जाती हैं। अब ये दो तरह के पाथवे चल रहे होते हैं। हार्ट जो है वैसे डबल पंप के तौर पे काम कर रहा होता है। तमाम आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड खून लेकर पूरे जिस्म की तरफ जाती हैं, जैसे कि रीनल आर्टरी। सो रीनल इज अ मेडिकल टर्म, इट मींस कि ब्लड इज गोइंग फ्रॉम हार्ट टू द किडनी, हार्ट से वो किडनी की तरफ जा रहा है। सेम इज द केस अगर वो हेप्टिक आर्टरी की बात करें तो हेप्टिक इज अ मेडिकल टर्म, इट मींस द लिवर। So it means the pathway is from heart to the body parts. It means के oxygenated blood is moving from heart to the liver। तो ये हेप्टिक आर्टरी है। अब अगर ये देखें कि रीनल वेन क्या काम करेगी, वो गुर्दे से, किडनी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करके वापस हार्ट की तरफ लेके आएगी। और इसी तरह से कि हेप्टिक वेन क्या काम करेगी, वो डीऑक्सीजनेटेड खून, यानी बगैर ऑक्सीजन वाला खून, वो लिवर, जिगर से लेके दोबारा हार्ट की तरफ लेके आएगी, ताकि उसको दोबारा लंग्स की तरफ भेजा जा सके, दोबारा ऑक्सीजन लोड होके, और ये सिस्टम चलता रहे। अब बात ये है कि आर्टरीज लेके आती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और फिर सारा का सारा जो ऑक्सीजन वाला खून होता है उसमें ऑक्सीजन कहाँ चली जाती है? बिकॉज जिस्म की हर सेल को ऑक्सीजन की जरूरत होती है। और आर्टरीज क्या काम करती हैं? जो मुतलका आर्टरी होती है वहां पर ऑक्सीजन क्या है? लोड कर दी जाती है, और फिर जहां जहां जरूरत होती है वहां अनलोड हो जाती है जी। तो इसी वजह से, क्योंकि ऑक्सीजन जो है जिस्म की हर सेल की जरूरत है, और हमारे जिस्म में पूरी की पूरी जो ट्रांसपोर्ट होती है वो ब्लड के जरिए होती है। और हमारे यहाँ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, हीमोग्लोबिन के जरिए जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है। तो ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं कि तमाम आर्टरीज के अंदर जो ब्लड होता है वो कौन सा होता है? ऑक्सीजनेटेड। वेन्स के अंदर डीऑक्सीजनेटेड। लेकिन एक्सेप्शनल केस में अपने ख्याल करना है। अब आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज क्या काम करती हैं? ये एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स करती हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, न्यूट्रिएंट्स, तो उनका काम करती हैं। तो आर्टरीज क्या हैं?
इट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, ये हार्ट से परे लेके जाती हैं, यानी ये हार्ट है और उससे परे ब्लड जा रहा है। और ये जो वेन्स हैं कैरी ब्लड टू द हार्ट, ये किसकी तरफ लेके जाती हैं, ये हार्ट की तरफ लेके आती हैं। कैपिलरीज का काम क्या होता है, ये एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रॉन से करती रहती हैं, इसीलिए इनको कैपिलरीज कहा जाता है। वेरी थिन वॉल्ड होती हैं। अब ये देखा जाए कि आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज में से ब्लड प्रेशर कहां पे सबसे ज्यादा होता है, तो आर्टरीज के अंदर सबसे ज्यादा ब्लड प्रेशर होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन भी लोड होती है, डेफिनेटली वो डाउनवर्ड मूवमेंट भी हो रही है, पूरे बॉडी की तरफ खून भेजा जा रहा है। और वेन्स के अंदर लो प्रेशर होता है और कैपिलरीज तो बहुत ही थिन होती हैं जी। और जो सबसे ज्यादा थिक वॉल्ड होती हैं वो कौन सी होती हैं, आर्टरीज होती हैं। और यही वजह है कि जो आर्टीरियोस्क्लेरोसिस की डिजीज होती है, आर्टरीज के अंदर ब्लड क्लॉटिंग, खून जो है वो कोई ना कोई प्रोटीन ऐसी होती है वहां पर, उस वजह से ब्लॉकेज शुरू होना स्टार्ट होती है और उस वजह से कि खून का जो प्रॉपर फ्लो है वो सही तरह से नहीं होता, तो बाज़ इन केस वो आर्ज़ाई कल्ब या मायोकार्डियल इन्फेक्शन जिसको नाम देते हैं वो भी हो सकता है। तो वो मसला होता है आर्टरीज के अंदर और आर्टीरियोस्क्लेरोसिस की फॉर्म में भी ये हो सकता है। तो ओवरऑल जो क्वेश्चंस, रिपीटेड क्वेश्चंस हैं कि लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ द बॉडी दैट इज एओर्टा, जिसको शाहरक कहा जाता है। और ब्लड के हवाले से जो मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन है कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ ब्लड, उसको हेमाटोलॉजी कहा जाता है। मोस्ट रिपीटेड एंड मोस्ट कॉमन, वेरी इजी, हेमाटोलॉजी। हेमाटोलॉजी एंड हेमाटोलॉजी इज रिलेटेड टू साइंटिफिक स्टडी ऑफ ब्लड, ब्लड की स्टडी का नाम है। और फिर जब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के हवाले से सवाल आता है दैट इज डायलाइसिस। डायलाइसिस, और डायलाइसिस क्या होता है कि इसमें बेसिकली आर्टिफिशियल, जब डायलाइसिस कराया जाता है, बेसिकली आर्टिफिशियल क्लीनिंग ऑफ ब्लड होता है। ब्लड से जितने भी इंप्योरिटीज हैं उसको निकाला जाता है। एक्चुअली दिस इज द फंक्शन ऑफ द किडनी, बट अगर किडनी जुज़वी तौर पर या मुकम्मल तौर पर अपना फंक्शन छोड़ देता है तो उसको रीनल फेलियर या किडनी फेलियर कहा जाता है। फिर जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायलाइसिस कराने पड़ते हैं। बाज़ का तो हीमोडायलाइसिस होती है और बाज़ का तो पेरिटोनियल डायलाइसिस भी होती है। तो ये सारे क्वेश्चंस रिगार्डिंग आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज यहाँ पे मैंने आपको कंसेप्चुअल बता दिए हैं। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि अगला सवाल कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन रिगार्डिंग एवरीडे साइंस इज, अगला सवाल है दैट इज द 3 मेजर एलिमेंट्स फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स। 3 मेजर जो किसी भी पौधे की ग्रोथ के लिए सबसे अहम होते हैं वो होते हैं NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटाशियम, या इसको पोटाश भी नाम देते हैं। सो दैट इज नाइट्रोजन एंड सेम इज द केस दैट इज फास्फोरस एंड पोटाश और पोटाशियम। NPK, जितने भी फर्टिलाइजर होते हैं तकरीबन उसमें 90% यही एलिमेंट होते हैं और इसमें भी डिस्ट्रीब्यूशन है। बेसिकली नाइट्रोजन जो है ये वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए सबसे बेस्ट होती है। फॉर प्लांट्स वेजिटेटिव ग्रोथ, नाइट्रोजन जो है ये इट्स बेस्ट फॉर द वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ द प्लांट। अब वेजिटेटिव ग्रोथ से क्या मुराद है, प्लांट्स के जो वेजिटेटिव पार्ट्स हैं, इट मीन्स लीफ के लिए, इट मीन्स स्टेम के लिए, ठीक है। तो प्लांट्स के ये वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं और जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स हैं वो मोस्टली 2 ही हैं। एक कौन सा है, दैट इज फ्लावर एंड सीड, ये 2 रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं। और जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं उनकी ग्रोथ के लिए, फ्लावरिंग के लिए, फ्रूट सेटिंग के लिए वो कौन सी जो है हमारे पास न्यूट्रिएंट्स जरूरत होता है, वो पोटाश जरूरत होता है, दैट्स पोटाश। और जो फास्फोरस होता है ये क्या काम करता है, ये बेसिकली रूट्स की ग्रोथ के लिए बेस्ट है जी, रूट्स को स्ट्रेंथनिंग करने के लिए होता है जी, स्ट्रेंथनिंग ऑफ रूट्स, रूट्स की स्ट्रेंथनिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो NPK, नाइट्रोजन फॉर प्लांट कलर और ग्रोथ के लिए होते हैं। और कौन सी ग्रोथ के लिए, बस को ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, वेजिटेटिव ग्रोथ, इट्स नॉट रिप्रोडक्टिव ग्रोथ। रिप्रोडक्टिव ग्रोथ इज रिलेटेड टू द ग्रोथ ऑफ द फ्लावर और द ग्रोथ ऑफ द सीड, क्योंकि वो रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेते हैं। और ये क्या है, ये वेजिटेटिव पार्ट्स हैं। फास्फोरस क्या काम करते हैं, फास्फोरस स्ट्रॉन्ग रूट्स के लिए बेस्ट है। पोटाश क्या काम करती है, फ्रूट्स एंड फ्लावरिंग के लिए होती है। इसीलिए अक्सर औकात आप मैंगोज के हवाले देखो, जो किंग ऑफ फ्रूट्स है तो उसके ऊपर अक्सर औकात पोटाश डाला होता है, क्योंकि वो मैंगोज को अर्ली हार्वेस्ट किया जाता है और वहाँ पे पोटाश डालकर ट्रांसपोर्टेशन जब की जाती है उस हवाले से वहाँ राइपनिंग भी हो रही होती है। तो ये जो है पोटाश, ये फ्लावर एंड फ्रूट की ग्रोथ के लिए सबसे बेस्ट है। फ्रूट की ग्रोथ के लिए एक और भी गैस का अक्सर जिक्र आता है,
मोस्टली ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, दैट इज इथाइलिन। फ्रूट सेटिंग में इस्तेमाल होती है, बेसिकली बनाना के अंदर इस्तेमाल होती है। ये फ्रूट्स की ग्रोथ के लिए, फ्रूट सेटिंग के लिए, फ्रूट्स की ओवरऑल जो गैस इस्तेमाल होती है सेटिंग के लिए वो इथाइलिन गैस होती है। एक और डेफिनेशन जो फ्रूट्स के लिए इस्तेमाल होती है वो है पार्थिनोजेनेसिस, याद रखिएगा जी। पार्थिनोजेनेसिस क्या है? रिप्रोडक्शन ऑफ पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस, पार्थिनोजेनेसिस ये है प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। सिंपल है कि प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बगैर, विदाउट फर्टिलाइजेशन। और मोस्टली ये कहां कहां होती है? बनाना जो है, ये अक्सर का ये भी रिपीटेड है, बनाना इज अ पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। बनाना एक पार्थिनोकार्पिक फ्रूट है क्योंकि उसमें फर्टिलाइजेशन के बगैर या ये भी हम कह सकते हैं कि पोलिनेशन के बगैर जो फ्रूट बनता है उसको टर्म इस्तेमाल करते हैं, पार्थिनोजेनेसिस इस्तेमाल करते हैं। और फिर एक दफा ये टर्म पूछी हुई थी कि जो कैनोपी ऑफ द ट्री है वो किसे कहते हैं? क्योंकि कोई भी एक दरख्त होता है तो उसकी जो कैनोपी होती है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, यहां से लेके यहां तक उसकी जो छत आ रही है उसको नाम बोलेंगे कैनोपी, या रूफ ऑफ ए ट्री इज कॉल्ड एज कैनोपी। रूफ ऑफ ए ट्री, रूफ ऑफ अ ट्री इज कॉल्ड एज, वो कैनोपी होती है। और फिर नाइट्रोजन के हवाले से ये मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि येलोइंग ऑफ लीव्स, जिसको क्लोरोसिस नाम देते हैं, वो नाइट्रोजन की कमी होती है। बेसिकली वो जो डिजीज होती है दैट्स क्लोरोसिस। और क्लोरोसिस क्या है? ये मोस्ट रिपीटेड है, येलोइंग ऑफ लीव्स है जी, येलोइंग ऑफ लीव्स। बेसिकली क्लोरोफिल का जो मेन कंपोनेंट है वो नाइट्रोजन ही है। अब क्लोरोफिल इज ग्रीन पिगमेंट, अब जब ग्रीन पिगमेंट में नाइट्रोजन नहीं होगी तो ऐसा ऐसा पत्तों का रंग जो है वो पीला पड़ता जाएगा। और इस पीलाहट को या येलोइशनेस को हम सिंपली प्लांट्स जो साइंटिस्ट ने टर्म इस्तेमाल करते हैं दैट इज कि ये क्लोरोसिस है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन। जो नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी है उस वजह से ये हो रहा है। और दूसरे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स भी होते हैं, वो रेगुलेट करते हैं। जो इनहिबिटर्स हैं वो बाज को स्टॉप कर देते हैं। और इसी तरह से प्लांट की ग्रोथ को एक्सेलरेट करने वाले भी होते हैं। बास्कत में वेजिटेटिव ग्रोथ को प्रोलॉन्ग करना पड़ता है, बास्कत फ्रूट ग्रोथ को प्रोलॉन्ग करना पड़ता है, बास्कत डॉर्मेंसी भी हो जाती है। डॉर्मेंसी मीन इनएक्टिविटी हो जाती है, सीड डॉर्मेंसी, सीड इनएक्टिव हो जाता है, वो जर्मिनेशन होता ही नहीं है। ये डिफरेंट डेफिनेशन है जो यहाँ मैंने कंसेप्चुअली आपको शेयर कर दी हैं। हमारी रेगुलर और कंसेप्चुअल क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला सवाल है सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट गिव सेम रीडिंग एट। अक्सर औकात ये रिपीटेड क्वेश्चन है कि सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट कौन से टेम्परेचर पे वो सेम रीडिंग देते हैं? तो वो -40 है, चाहे वो -40 फ़ारेनहाइट आ जाए या वो सेंटीग्रेड आ जाए। -40 पे फ़ारेनहाइट जो है वो सेल्सियस के इक्वल होगा रिस्पेक्टेड स्टूडेंट। अब मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं इसको प्रूव करने के हवाले से। हमारे पास टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, ये पहले इक्वेशन है जी, दैट इज, और जो चीज मैंने मालूम करनी है वो फ़ारेनहाइट है। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट मैंने मालूम करना है, वो इक्वल होता है 9/5 इनटू सेंटीग्रेड या टेम्परेचर सेंटीग्रेड एक ही बात है +32 है जी। अब सपोज मैं करता हूं कि सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट सेंटीग्रेड इक्वल, इन दोनों को मैं x के इक्वल कर देता हूं। इसका मतलब है यहां पे भी जो टेम्परेचर फ़ारेनहाइट है मैं इसको भी x कर दूंगा, x इज इक्वल टू 9/5 प्लस यहां पे भी मैं जो c है 9 उसकी जगह मैं क्या कर दूंगा, x कर दूंगा जी, +32 वैसे का वैसे आ गया है जी। अब ये जो 9/5x है ये इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, सो ये x माइनस 9/5x इज इक्वल टू इधर 32 वैसे का वैसे रहेगा जी। अब मैं यहाँ एलसीएम ले लूंगा। अब एलसीएम लेने से मुराद में 5 एलसीएम आ जाएगा। और जब किसी के बटा कुछ भी नहीं होता, डेफिनेटली मैथ वालों को पता होगा, बटा 1 हम कंसिडर करते हैं। 5 को डिवाइड करो 1 5 आएगा, 5 मल्टीप्लाई होगा x के साथ, ये आएगा 5x, 5 1 1 या माइनस 5 1 1, तो ये क्या आ जाएगा, 1 को आप मल्टीप्लाई करें 9 के साथ तो ये आ जाएगा 9x इज इक्वल टू 32। अब ये 5x है और 9x माइनस का है तो मेरे पास आ जाएगा रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स ये जवाब -4x/5 इज इक्वल टू
32। अब इक्वेशन के दोनों साइड पे एक जैसा अमल करने से इक्वेशन पे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये मैथ का रूल है। और ये मैं 5 क्या कर दूंगा, इधर भी मल्टीप्लाई कर दूंगा, इधर भी मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये कैंसल, -4x इज इक्वल टू, अब इसको मल्टीप्लाई करो, 5 2s are 10 एंड 5 3s are 15, 116। सो मेरे पास आ जाएगा -4x इज इक्वल टू 160, -4x इज इक्वल टू 160। अब मैंने क्या करना है, x की मालूम करनी है, x बटा में क्या कर दूंगा 4, इधर भी बटा 4 कर दूंगा, 4 4 से कैंसल, -x इज इक्वल टू 4 1s are 4, 4 4s are 16, 4 0 0, क्योंकि 0 जिस किसी के साथ डिवाइड होगा या मल्टीप्लाई होगा डेफिनेटली मैथ का रूल है उसको 0 ही कर देगा। सो ये क्या होगा, -x इज इक्वल टू 40 आ जाएगा। अब -x मैंने किसके बराबर रखा था, ये मैंने फ़ारेनहाइट के बराबर भी रखा था, सेंटीग्रेड के भी रखा था। तो याद रखिएगा कि -40 चाहे वो फ़ारेनहाइट में हो सेंटीग्रेड में हो, ये वो टेम्परेचर है जहां पर ये दोनों रीडिंग्स सेम ही आती हैं, दोनों एक ही लेवल पे होती हैं। तो वो कौन सा सेट टेम्परेचर होता है, वो फ़ारेनहाइट या सेंटीग्रेड में -40 ही होता है, उसका सही जवाब है। इसी तरह से ये भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट वो फ़ारेनहाइट में कितना होगा, केल्विन में कितना होगा, वो भी यहां फाइंड आउट करते हैं, लेकिन आपको फार्मूला उसका एटलीस्ट पता होना चाहिए। हमारे पास रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स अक्सर वक्त क्वेश्चन रिपीटेड है कमीशन के इम्तिहानात में कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर मैं सिंपल कर देता हूं, एट मैंने फ़ारेनहाइट पे मालूम करना है कितना है जी, और मैंने केल्विन स्केल पे मालूम करना है कितना है। अब मैंने इक्वेशन देखनी है कि सेल्सियस टू केल्विन, सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। अब मैं इसको इस्तेमाल करूंगा चूंकि मैंने फ़ारेनहाइट में मालूम करना है ना, लिहाजा ये फार्मूला क्या है आपने याद रखना है, वो फार्मूला है हमारे पास फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 सेंटीग्रेड प्लस 32 हमारे पास है। अब चूंकि मैंने जो चीज मालूम करनी है ना, मैंने टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में मालूम करना है, तो फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर मालूम करना है। अब टेम्परेचर मेरे पास कितना है, बॉइलिंग पॉइंट ओवरऑल पानी का पता होना चाहिए, वो तो है 100 सेंटीग्रेड होता है जी। अब 100 सेंटीग्रेड को मैंने चेंज करना है डेफिनेटली फ़ारेनहाइट में, तो ये मेरे पास आ जाएगा बेटा 9.5 मल्टीप्लाइड बाई 100 प्लस 32। तो मैं अगर इसको मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास ये आ जाएगा 5 1s are 1, 5 20 मल्टीप्लाइड बाई 9 करूं तो 9 0 0, 9 2s are 18, 180 प्लस 32, और इनको अगर मैं प्लस करूं तो 180 2200 और ये 212 फ़ारेनहाइट पे आ जाएगा। इसका मतलब है कि 100 सेंटीग्रेड जो है उस वक्त फ़ारेनहाइट कितना होगा, वो 212 फ़ारेनहाइट होगा। और फिर मैं ये देखता हूं कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर केल्विन स्केल पे कितना है, तो सेंटीग्रेड टू केल्विन है वो होता है टेम्परेचर प्लस 273 के। तो जब मैंने मालूम करना है केल्विन स्केल, केल्विन इज इक्वल टू सेंटीग्रेड प्लस 273.15 कर दो, कोई मसला नहीं है। तो मेरे पास पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 होता है, तो 100 प्लस 273.5 ये आएगा 373.15 या इशारिया 1 केल्विन के बराबर आ जाएगा। इसी तरह से ये फार्मूले हमें पता होना चाहिए कि हमने केल्विन से सेल्सियस जाना है, सेल्सियस से केल्विन जाना है, केल्विन से फ़ारेनहाइट जाना है, या फ़ारेनहाइट से केल्विन जाना है। तो इन फार्मूलाज की मदद से पानी का बॉइलिंग पॉइंट, पानी का फ्रीजिंग पॉइंट आप इजीली डिटरमाइन कर सकते हो, जैसा कि यहाँ मैंने आपको मैथमेटिकली भी अप्रूव कर दिया है। और ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन था जो थे सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट कौन से टेम्परेचर पे सेम होते हैं, रीडिंग उनके सेम आती है। तो आपने ये फार्मूला लाजमी याद रखना है कि टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9.5 टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड प्लस 32। आप ये फार्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हो प्रूव करने के लिए, जरूरी नहीं कि फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, ये फार्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हो इस क्वेश्चन के लिए, लेकिन आपको इन फार्मूले का पता होना चाहिए। कमीशन के इम्तिहानात में ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल रिस्पेक्टेड स्टूडेंट कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है, दैट इज व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ शुगर। शुगर का केमिकल फार्मूला क्या है, दैट C12H22O11 होता है, C12H22O11 होता है। ग्लूकोज का फार्मूला क्या है, दैट C6H12O6, इट्स अ ग्लूकोज। और ये दोनों रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स ये हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं,
हाइड्रोकार्बन्स मीन के कार्बन्स कंटेनिंग हाइड्रोजन एंड कार्बन, उनको हाइड्रोकार्बन्स कहा जाता है, या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी इनको कहा जाता है। मोल इज द यूनिट ऑफ, मोल किसका यूनिट है? अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस। और अगर मोल का बास्कत फार्मूला पूछा जाता है, मोल के दो फार्मूले हैं रेस्पेक्टेड, मोल इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ ए सब्सटेंस, गिवन मास ऑफ सब्सटेंस ओवर मोलर मास या टोटल मास भी उसे कह सकते हैं, मोलर मास या टोटल मास ऑफ ए सब्सटेंस। बास्कत वो आपको मोल दे देता है, आपने मास फाइंड आउट करना होता है, तो मास फाइंड आउट करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो आपका जवाब निकलेगा मोलर मास ऑफ ए सब्सटेंस। और फिर मोल का जो दूसरा फार्मूला है कि मोल इज इक्वल टू गिवन पार्टिकल नॉन पार्टिकल्स, गिवन पार्टिकल्स और नॉन पार्टिकल्स ओवर एन ए, दैट्स एवोगैड्रो नंबर। तो बात को तो पार्टिकल्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स, एटम्स फाइंड आउट करने के लिए कहता है, तो डेफिनेटली उस वक्त हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ती है। तो मोल्स के हवाले से ये दो फार्मूले हैं। उसके बाद द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स इज, यूनिवर्स के अंदर कौन सा है? वो हाइड्रोजन है। लेकिन अगर अर्थ क्रस्ट की बात आ जाए रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, और ये भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है अर्थ क्रस्ट के हवाले से, कि अर्थ क्रस्ट में वो कौन सा है? दैट इज ऑक्सीजन। तो इन दो चीजों का आपने ख्याल करना है कि अगर वो यूनिवर्स की बात करे तो हाइड्रोजन है। आप देख रहे होंगे कि जो पीरियोडिक टेबल है उसमें हाइड्रोजन को एट द टॉप ऑफ द पीरियोडिक टेबल रखा गया है। एक तो यह है कि वो मेटल्स में से भी नहीं है, लेकिन अबंडेंसी उसकी सबसे ज्यादा है, और इस वजह से उसको टॉप पर रखा गया है। और सवाल अगर ये आ जाए कि यूनिवर्स में सबसे ज्यादा एलिमेंट कौन सा पाया जाता है? दैट्स हाइड्रोजन। बट कीप इन माइंड द डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अगर वो सवाल पूछे अर्थ क्रस्ट के हवाले से तो फिर आपने ये जरूर ज़हन नशीन करना है कि वो ऑक्सीजन है। उसके बाद रेडियो एक्टिविटी इज मेड बाय गैगर मुलर काउंटर होता है, उससे ये पता चलता है कि छोटा सा होता है, उससे आइडेंटिफिकेशन आती है कि तापकारी शुआएं, रेडियो एक्टिव रेस कितनी खारिज हो रही हैं। और ये जो रेडियोलॉजी होती है या रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट होता है उससे टोटल रेडिएशन से डील करता है, लाइक एक्सरेस, like alpha beta gamma rays, same is the case, CT scan and that's a PET scan, positron emission topography test होता है बेसिकली। और ये CT स्कैन से भी एडवांस टेक्नोलॉजी है, और उसमें ट्रेसर डालकर ये पता चला जाता है कि कैंसर सेल्स कहाँ पे मौजूद होते हैं। सो PET स्कैन इज अ पॉजिट्रॉन एमिशन टोपोग्राफी टेस्ट, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। उसके बाद देखिए डायोप्टर एडजस्टमेंट अफेक्ट्स विच पार्ट ऑफ द माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप के अंदर जो आई पीस लेंस होता है उसमें डायोप्टर एडजस्टमेंट की जाती है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। ये आम जो माइक्रोस्कोप है वहां इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि आम माइक्रोस्कोप में लेंस का इस्तेमाल होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को इस्तेमाल किया जाता है, लेंस का इस्तेमाल होता ही नहीं है। बास्केट कमीशन के इम्तिहान में ये वो सवाल दे देता है कि लेंस कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, वो आम माइक्रोस्कोप में इस्तेमाल होते हैं, जिसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी कहते हैं, याद रखिएगा। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसमें बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को इस्तेमाल किया जाता है जी, या सिंपली वो में से दैट्स कि इलेक्ट्रॉनों का इस्तेमाल किया जाता है जी, उसमें इलेक्ट्रॉनों का इस्तेमाल किया जाता है। और फिर इसकी दो टाइप्स हैं, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, SEM एंड TEM, SEM एंड TEM। एंड SEM स्टैंड फॉर स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, बात का तो एक्रोनिम भी पूछ लेता है, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और TEM क्या है? ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसमें क्या होते हैं? बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जिस्म के आर पार गुजर जाते हैं, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब इसमें से बेस्ट कौन सी है? दैट इज TEM इज द बेस्ट वन, क्योंकि उसकी जो रेजोल्यूशन है वो सबसे ज्यादा होती है और मैग्निफिकेशन पावर भी सबसे ज्यादा होती है। सो एज कंपेयर टू SEM एंड TEM विच इज द बेस्ट वन, TEM इज द बेस्ट वन एंड इट स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बिकॉज इट्स रेजोल्यूशन पावर and same is the case, its magnification power is greater than a simple or compound microscope. Simple microscope is also known as a compound microscope। बास्कट ये भी पूछा जाता है कि simple microscope is also known as, उसको compound microscope भी कहा जाता है। and compound microscope or the simple microscope uses lens, वो लेंस इसमें इस्तेमाल किया जाता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को
देखने के लिए वो ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, इवन कोई भी एक इंसेक्ट का जो विंग है वो भी हो सकता है, या कोई भी ब्लड का सैंपल भी हो सकता है। तो उस हवाले से ये सवाल सबसे ज़्यादा अहम है रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ फ्लो प्राइमली अफेक्ट्स बर्ड्स। और परिंदों के अंदर जो एक अफेक्शन का बैस बनता है वो कौन सा फ्लो होता है। बेसिकली उसको बर्ड फ्लो नाम दिया जाता है, H5N1 उसका फार्मूला होता है। विच कंट्री हैज हाईएस्ट कार्बन एमिशन। तो चाइना में सबसे ज्यादा कार्बन एमिशन ज्यादा होती है जी। उसके माने कि हाउ मेनी स्पाइनल नर्व्स इन द बॉडी। स्पाइनल नर्व्स कितने हैं, वो 31 पेयर्स हैं, और क्रेनियल नर्व्स कितने हैं, 12 पेयर्स हैं। क्रेनियल नर्व्स कितने हैं, दैट इज 12 पेयर्स हैं, याद रखिएगा जी। उसके बाद देखिए, एज द स्टडी ऑफ एग्रीकल्चर इज कॉल्ड एज, उसको एग्रोनॉमी नाम देते हैं। और इसी तरह से स्टडी ऑफ फ्रूट्स क्या कहा जाता है रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, पामोलॉजी कहा जाता है। पामोलॉजी कहा जाता है। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द फ्रूट्स इज कॉल्ड एज पामोलॉजी, एंड साइंटिफिक स्टडी ऑफ वायरस इज कॉल्ड एज वायरोलॉजी। साइंटिफिक स्टडी ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड एज बैक्टीरियोलॉजी। साइंटिफिक स्टडी ऑफ हार्ट के बारे में जितनी भी जो साइंटिफिक स्टडी है उसको कार्डियोलॉजी, जैसे कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट है वो कार्डियोलॉजी, वायरस की स्टडी वायरोलॉजी कहा जाता है रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। उसको कहने के विच सॉल्वेंट इज कॉमनली यूज्ड इन सॉफ्ट ड्रिंक्स, जो कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है वो वाटर है। बास का ये पूछ लिया जाता है कि जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं लाइक कोका कोला, स्प्राइट वगैरह, वो किस चीज का मिक्सचर सोल्यूशन है, वो गैस इन लिक्विड का मिक्सचर सोल्यूशन है, गैस इन लिक्विड्स, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी गैसें भरी जाती हैं, सो गैस इन लिक्विड्स वो सोल्यूशन के एग्जांपल है। और पानी जो है ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट के तौर पे इस्तेमाल होता है। तकरीबन जितने भी जो सोल्यूशन बनाए जाते हैं तो उसमें पानी को इस्तेमाल ही किया जाता है, इसलिए वाटर को कहा जाता है कि यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल हमारे पास कौन सा है। मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स के दरमियान जो मिनिमम डिस्टेंस होता है वो डिस्प्लेसमेंट होता है। एक्चुअली इट्स अ प्लेस, डिस्प्लेस होना कहा जाता है। और फिर जब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है तो फिर उसे क्या नाम दिया जाता है, वेलोसिटी नाम दिया जाता है। ये बात का डेफिनेशंस भी है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कि डिस्प्लेसमेंट में तब्दीली हो, वो क्या कहलाता है, उसको वेलोसिटी नाम दिया जाता है जी। अब रेट, किस रेट से क्या मुराद है, विद द पैसेज ऑफ टाइम, टाइम के लिहाज से, चाहे वो पर सेकंड है चाहे पर मिनट है, तो वो क्या कहलाता है, वो वेलोसिटी कहलाता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। ये भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, दैट इज वेलोसिटी में जो तब्दीली की शरह होती है उसका नाम दिया जाता है एक्सेलरेशन, नाम दिया जाता है जी। और एक्सेलरेशन के लिए फार्मूला इस्तेमाल होता है A इज इक्वल टू डेल V ओवर डेल T। अब ये जो डेल है, बेसिकली डेल, ये बाज़ मैथ के अंदर ये एंगल को भी इंडिकेशन करता है, ट्राई एंगल को भी ये इंडिकेशन करता है, और चेंज को भी ये इंडिकेशन करता है। जैसे एंथैल्पी चेंज है, जैसे डेल वी है, इट मींस द चेंज ऑफ वेलोसिटी, डेल टी मीन द चेंज इन द टाइम। और फिर एक दफा ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि एक स्टूडेंट जो है वो घर से जाता है कॉलेज और कॉलेज से फिर वापस घर आता है जी। इट मींस स्टूडेंट ट्रेवल करता है, बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन उन्हें दिया था कि स्टूडेंट ट्रेवल करता है फ्रॉम होम, घर से वो जा रहा है कॉलेज और वो 1 किलोमीटर का फासला है, और फिर कॉलेज से दोबारा वो आ रहा है घर, वो भी 1 किलोमीटर है। उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट मालूम करें। ये बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन उसने दिया था कि वो घर से निकलता है कॉलेज की तरफ, 1 किलोमीटर फासला है, डिस्प्लेसमेंट है, और घर कॉलेज से दोबारा आ रहा है घर, डेफिनेटली वो 1 किलोमीटर है। उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो मोस्टली स्टूडेंट ये समझते होंगे कि ये 2 किलोमीटर है, डिस्प्लेसमेंट उसका 0 होगा, 0 डिस्प्लेसमेंट। कमीशन के इम्तिहान में इसी तरह के कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं। अब 0 डिस्प्लेसमेंट क्यों है भाई? डिस्प्लेस का मतलब है अपनी प्लेस से वो डिस्प्लेस हुआ ही नहीं है, वो घर से उसने चलना शुरू किया है, दोबारा घर ही वापस आ गया है, और 0 डिस्प्लेसमेंट है। और
इसी तरह से जो सर्कुलर पाथ होता है वहां पर भी डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। ये मोस्ट टेक्निकल कंसेप्चुअल क्वेश्चन है कमीशन के इम्तिहान में, अक्सर का इसी तरह से टेक्निकल क्वेश्चंस वो पूछ रहा होता है। उसके बाद अगला सवाल हमारे पास है, दैट इज के प्राइमरी कॉज ऑफ द डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन, डी का मतलब रिमूवल, फॉरेस्टेशन मीन रिमूवल ऑफ ट्रीज, रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट, वो क्या कहलाते हैं, दैट इज अर्बनाइजेशन एंड एग्रीकल्चर है। अब डिफॉरेस्टेशन के हवाले से भी दो तीन टर्म्स मोस्ट रिपीटेड है, दैट इज रिफॉरेस्टेशन, रिफॉरेस्टेशन रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, और एफॉरेस्टेशन। अब री का मतलब होता है अगेन, याद रखिएगा, ग्रोइंग ऑफ फॉरेस्ट्स, जहां पे डिफॉरेस्टेशन हो गई थी वहां पे दोबारा जंगलात उगाएं, वहां पे दोबारा दरख्त लगाएं। सो डिफॉरेस्टेशन तो हो गई, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज तो हो गया। रिफॉरेस्टेशन क्या है, ग्रोइंग ऑफ फॉरेस्ट्स, ग्रोइंग ऑफ फॉरेस्ट्स where previous forest existed, where previous forests existed, जहां पर पहले जंगलात थे, दरख्त थे, वहां पर दोबारा दरख्त उगाना, दैट इज वो क्या कहलाता है, रिफॉरेस्टेशन। एंड एफॉरेस्टेशन क्या है, नए सिरे से दरख्त उगाना, नए सिरे से फॉरेस्टेशन करना, जहां पर पहले कोई भी शजर ना था, कोई भी दरख्त ना था। सो ग्रोइंग ऑफ ट्रीज, छांगा मांगा को इसी वजह से ग्रो किया गया है, ग्रोइंग ऑफ ट्रीज और फॉरेस्ट्स वेयर नो प्रीवियस फॉरेस्ट्स एग्जिस्टेड, और प्रीवियस ट्रीज फॉरेस्ट नहीं थे, ट्रीज फॉरेस्ट एग्जिस्टेड, और उसको क्या नाम दिए थे, एफॉरेस्टेशन। जो छांगा मांगा आर्टिफिशियली जो तैयार किया गया है वो बेसिकली टर्म क्या है, दैट इज एफॉरेस्टेशन है। सेम इज द केस कप्तान साहब के दौर में एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, बिलियन ट्री प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था क्लाइमेट चेंज के हवाले से, तो वो भी बेसिकली कौन सी टर्म उसमें आती है, दैट इज एफॉरेस्टेशन, बिकॉज नो फॉरेस्ट और ट्रीज एग्जिस्टेड देयर। और जब ट्री प्लांटेशन के हवाले से बात आती है तो याद रखिएगा ट्री प्लांटेशन के बेसिकली तीन थीम है। एक थीम यह है कि पहले से मौजूद जितने भी शजर हैं, दरख्त हैं, उनको काटने से बचाया जाए, ऐसे इकदाम किए जाएं। और दूसरा यह है कि जो आपने नया दरख्त लगाना है, और तीसरा क्या है भाई कि आपने नया दरख्त लगा दिया है, उसकी प्रोटेक्शन भी करनी है, सस्टेनेबिलिटी भी करनी है। अब ये नहीं कि 10 दरख्तों को काट के एक दरख्त नया लगा दिया जाए, दैट्स नॉट अ थीम ऑफ ट्री प्लांटेशन। और ट्री प्लांटेशन जो है एक कम्प्रिहेंसिव थीमेटिक एरिया है, क्लाइमेट चेंज एसडीजीज के अंदर है, वो इसको सही मानों में प्रमोट करता है जी। उसके बाद कि आर्गेनिल, उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड दैट मलेरिया इज ट्रांसमिटेड विद द मॉस्किटो। बेसिकली सर रोनाल्ड रोज साहब थे, और एक दफा कमीशन के इम्तिहान में उसने पूछा हुआ था कि रोनाल्ड रोज ने कौन से ऑर्गेनिज्म पे एक्सपेरिमेंट किया था। उसने स्पैरो के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था जी, उसने चिड़िया के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए थे, याद रखिएगा जी, कि चिड़िया के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के बाद फिर उसने इंसान के ऊपर जाके एक्सपेरिमेंट किए थे। और फिर उसने ये कहा था कि जो मच्छर का स्लाइवा होता है उसके अंदर प्लाज्मोडियम, उसको प्लाज्मोडियम है, बेसिकली प्लाज्मोडियम ही रिस्पॉन्सिबल है, और वो कहां से आ गया, वो मॉस्किटो के अंदर आ गया। और फिर डेंगू फीवर जो है वो उसका वेक्टर कौन सा है, डेंगू फीवर का दैट इज एडीज मॉस्किटो, दैट इज एडीज मॉस्किटो, फीमेल एडीज होती है मॉस्किटो, जो कि डेंगू का बायस बनती है। और ये भी सवाल अहम है कि भाई मलेरिया का जो कायुअल एजेंट है वो मॉस्किटो है, ठीक है, लेकिन डेंगू का कौन सा है, वो एडीज मॉस्किटो है, और जो कि डेंगू फैलाने का बायस बनता है। उसके बाद है कि आर्गेनिल रिस्पांसिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस इन सेल, सेल के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस, ये तो हर बार रिपीटेड क्वेश्चन है, दैट्स राइबोसोम, याद रखिएगा इसको, राइबोसोम को प्रोटीन सिंथेसिस फैक्ट्री भी अक्सर औकात कहा गया है, कि प्रोटीन सिंथेसिस फैक्ट्री, इसको रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स प्रोटीन सिंथेसिस फैक्ट्री कहा जाता है। और राइबोसोम्स कहां बनते हैं, ये न्यूक्लियस के अंदर एक पार्ट होता है न्यूक्लियोलस, वहां पे बन रहे होते हैं।
और फिर सेल ऑर्गेनेल्स के हवाले से ये पूछा जाता है कि द पावर हाउस ऑफ सेल, दैट्स अ माइटोकॉन्ड्रिया उसको कहा जाता है, बिकॉज क्योंकि उसके अंदर सेल की सारी एनर्जी बन रही होती है, बेसिकली CH बॉन्ड ब्रोकन डाउन हो रहे होते हैं और ATP के फॉर्म में, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही होती है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। उसके बाद अप्रॉक्सीमेट ब्लड सर्कुलेशन रेट इन द ह्यूमन कैपिलरीज मिलीमीटर पर सेकंड, वो कितना है 1 mm पर सेकंड होता है रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। तो ये कैपिलरीज के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन है ओवरऑल, ये सवाल पूछा हुआ था। अगला सवाल हमारे पास है, दैट इज मलेरिया स्प्रेड्स थ्रू, मलेरिया जो है वो एनोफिलीस मच्छर होता है, और अभी मैंने बताया है कि जो डेंगू जो है वो एडीज मच्छर की वजह से फैलता है। उसके बाद देखिए इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेयर अर्थक्वेक्स, वो कौन सा होता है, वो सिज्मोग्राफ होता है, जिससे अर्थक्वेक का पता चलता है, ज़लज़ले का पता चलता है। उसके बाद देखिए हु इन्वेंटेड द लाइटनिंग रॉड, वो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये इन्वेंट किया था। उसके बाद स्लाइवरी ग्लैंड प्रोड्यूसेस विच एंजाइम्स, वो स्लाइवरी अमाइलेज प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। जो जनरेटर होता है, इट कन्वर्ट्स विच टाइप ऑफ एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, बेसिकली जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को, क्योंकि वो मैकेनिकल एनर्जी मूव करने से होती है, और जनरेटर को जब मूव किया जाता है मूवमेंट से, तो क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी बनती है। अब आम एक फैन जो है वो क्या कर रहा होता है, कॉमन फैन, एक दो सवाल पूछा हुआ था कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में। जो फैन होता है कॉमन फैन, सीलिंग फैन ये भी कह सकते हैं, ठीक है, सीलिंग फैन और पेडिस्टल फैन, जमीन वाला, सीलिंग फैन छत वाला, फैन क्या करता है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में, दैट इज मैकेनिकल एनर्जी। और जो एक आम बल्ब वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, चूंकि वो बिजली से ही रोशन होते हैं, और उस वक्त इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही होती है किस में, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होती है। तो यूं ये जो लाइटनिंग एनर्जी है, फैन जो एक बल्ब के अंदर के वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे होते हैं किस में, दैट इज लाइट एनर्जी, एंड आल्सो इन द फॉर्म ऑफ द हीट एनर्जी, वो भी कन्वर्ट कर रहे होते हैं। हमको तो मुयस्सर नहीं मट्टी का दिया, अभी घर पीर का बिजली के चिरागों से है रोशन। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल हमारे पास कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम ऑफ द फर्स्ट एनिमल टू बी सक्सेसफुली क्लोन्ड इन स्कॉटलैंड। फर्स्ट जो क्लोनिंग की गई थी, और वो भी सोमैटिक सेल से, याद रखिएगा, नॉट फ्रॉम द जर्म सेल्स। सोमैटिक सेल्स मीन आम बॉडी सेल्स है जी, सोमैटिक सेल्स मीन आम बॉडी सेल्स, आम बॉडी सेल्स। और सोमैटिक सेल में वैसे क्या होती है, माइटोसिस होती है, याद रखिएगा जी, माइटोसिस। और जो जर्म सेल्स होते हैं या जेनेटिक सेल्स होते हैं उसमें मियोसिस होती है। अब डोली को तैयार किया गया था आम सोमैटिक सेल से। अब ये इम्पॉसिबल है कि न्यू लाइफ जो ग्रो करती है, सेल थ्योरी भी यही कहती है कि न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टेंट लिविंग सेल्स, लेकिन ये बात है कि वो सोमैटिक सेल से नहीं, वो जेनेटिक सेल से ही आगे नस्ल जारी होती है। लेकिन 1996 में ये एक्सपेरिमेंट किया गया था कि जिसमें डोली शीप को क्लोनिंग किया गया था, और ये बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट था, और बायोटेक्नोलॉजी भी मॉडर्न फॉर्म ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के क्लोनिंग के जरिए, वो भी सोमैटिक सेल के जरिए डोली शीप को पैदा कराया गया था। और कहाँ से, वो सोमैटिक सेल से तैयार कराया गया था। उस शीप, उस भेड़ का नाम कौन सा था, वो डोली शीप है। तकरीबन 6 साल के अरसे के बाद उस बेचारे की डेथ हो गई थी। और उस हवाले से, लेकिन ये भी सवाल मोस्ट रिपीटेड है कमीशन के इम्तिहानात में, द फर्स्ट क्लोन्ड मैमल, ये भी सवाल है हमें, फर्स्ट क्लोन्ड मैमल, मैमल्स में से जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, ओवरऑल एनिमल्स की कैटेगरी में से जो मैमल्स हैं, फर्स्ट क्लोन्ड मैमल्स आर्टिफिशियल, वो कौन सा है, वो डोली शीप, उसको तैयार किया गया था। ये भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है कि फर्स्ट क्लोन्ड मैमल दैट इज डोली, कहां पे, स्कॉटलैंड के अंदर, ये उसको सोमैटिक सेल से तैयार कराया गया था जी। आइस फ्लोट्स ओवर वाटर बिकॉज ऑफ वाटर इज डेंसर देन आइस। असल में ये होता है, आइस की डेंसिटी कम होती है, हालांकि वो तो सॉलिड फॉर्म में है, और आइस की जो पानी है उसकी मैक्सिमम डेंसिटी कितनी होती है, बस का जो भी क्वेश्चन होता रिपीटेड है कि मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर वो कौन सी है, एट 4 सेंटीग्रेड, याद रखिएगा जी, वो
4 सेंटीग्रेड पर ही होती है जी। और उसके बाद क्या होती है कि पानी की डेंसिटी कम होना शुरू हो जाती है, डेफिनेटली इसी वजह से कि वो जो बर्फ है वो पानी के ऊपर तैर रही होती है। एंड सम आल्सो देयर इज रीजन ड्यू टू हाइड्रोजन बर्निंग, लेकिन यहाँ पे क्या है, क्योंकि डेंसिटी का ही सबसे ज्यादा फैक्टर होता है जी। उसके बाद है कि द नियरेस्ट गैलेक्सी टू द अर्थ दैट इज एंड्रोमेडा गैलेक्सी है जी। उसके बाद है कि वर्टिब्री इन द ह्यूमन बॉडी वो कितने हैं, टोटल 33 हैं जी। उसके बाद एक द एसआई यूनिट, एंड एसआई स्टैंड्स फॉर द सिस्टम इंटरनेशनल, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, मतलब ऐसा यूनिट के जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है, दैट्स मीटर पर सेकंड, ऑप्शन में से था, दैट इज मीटर पर सेकंड जो है वो क्या है, दैट इज अ सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। स्पीड के वाले से भी आप कह सकते हो। अगला सवाल हमारे पास है, दैट इज पिको सेकंड इज इक्वल टू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 12 सेकंड्स। अब यहां पे आपको यह पता होना चाहिए कि मिली एंड इट स्टैंड्स बाय 1/1000, या ये भी कह सकते हैं 10 की पावर -3। और माइक्रो क्या होता है जी, माइक्रो इट मींस 1/60, या ये भी कह सकते हैं 10 रेज़्ड टू पावर -6 होता है। और नैनो किसे कहते हैं, याद रखिएगा 9 को बोलते हैं। पिको किसे कहते हैं, 10 की पावर -12 होता है। उसके बाद है कि द केमिकल फार्मूला ऑफ एस्टिक एसिड इज CH3COOH, दैट्स फार्मूला ऑफ एस्टिक एसिड। उसके बाद इन्वेंटर ऑफ टेलीफोन, टेलीफोन के अलेक्जेंडर ग्राहम बेल हैं, उनके इन्वेंटर हैं जिन्होंने उसको याद किया था। इन द ह्यूमन बॉडी परसेंटेज ऑफ विच एलिमेंट इज हाईएस्ट, ऑक्सीजन सबसे ज्यादा है, नियर अबाउट 65% है। उसके बाद है कि स्टील इज अ मिक्सचर ऑफ, किस चीज का मिक्सचर है, अलाय है, दैट इज आयरन एंड कार्बन का वो मिक्सचर है। तो स्टील के हवाले से ये सवाल था रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स के किस चीज का मिक्सचर है, दैट्स आयरन एंड कार्बन। उसका सही जवाब है। अगला सवाल हमारे पास है, दैट इज इंक्रीज ऑफ यूवी रेज कॉजेस, दैट इज स्किन कैंसर का वो बहस बनते हैं। और कैंसर क्या है, बेसिकली अनकंट्रोल प्रोडक्शन ऑफ डिजीज सेल है, ये भी कह सकते हैं अनकंट्रोल्ड माइटोसिस ऑफ डिजीज सेल है, दैट इज स्किन कैंसर। उसके बाद पास्चराइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग मिल्क को, स्पेशली जो हीटिंग किया जाता है उसको नाम क्या देते हैं, उस प्रोसेस को, हीटिंग ऑफ मिल्क, दैट इज पास्चराइजेशन। अदरवाइज हम हीटिंग ऑफ वाटर भी कर रहे होते हैं, बट वो पास्चराइजेशन नहीं है, लेकिन मिल्क के हवाले से ये पास्चराइजेशन है जी। लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी वो कौन सा है, दैट इज लिवर ग्लैंड्स रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। और ग्लैंड्स क्या काम करते हैं, ये केमिकल कोऑर्डिनेशन में इन्वॉल्व होते हैं। एक होती है नर्वस कोऑर्डिनेशन, दैट इज कंट्रोल थ्रू ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, लेकिन जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है वो डिफरेंट ग्लैंड्स के थ्रू होती है, केमिकली कोऑर्डिनेशन हो रही होती है। फॉर एग्जांपल अगर ब्लड के हवाले से देखा जाए तो ब्लड के अंदर शुगर कम ज्यादा हो रही है, और लीवर कैसे पेंक्रियाज को कह रहा है कि आप शुगर ज्यादा करो, इट मींस ग्लूकागॉन को एक्सेलरेट करो, तो ब्रेन को कुछ नहीं पता। सेम इज द केस, अगर ब्लड के अंदर शुगर लेवल बहुत ज्यादा है तो लीवर कहेगा पेंक्रियाज को, जनाब आप इंसुलिन खारिज करना शुरू करो ताकि शुगर को डाउन करो। अब इसमें दिमाग को कुछ भी नहीं पता, ये सारे का सारा कोऑर्डिनेशन केमिकली हो रहा है। सो दो तरह के कोऑर्डिनेशन होती हैं, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड नर्वस कोऑर्डिनेशन, बट इन केस ऑफ प्लांट्स only chemical coordination is there, but in case of animal both nervous coordination and chemical coordination both are found. उसके बाद है मैरी क्वेरी इज नोन एज, वो रेडियो एक्टिविटी के हवाले से नोन है। SI इज द सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। अगला सवाल देखते हैं कि साइंस के हवाले से अगला सवाल कौन सा है, दैट इज सिलिकॉन इज यूज्ड टू मेक, सेमीकंडक्टर्स के लिए मोस्टली इस्तेमाल होते हैं, डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक्स जितने भी होते हैं वहां पे सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है जी। 1 नैनोमीटर, नैनो मीन अगेन 10 की पावर -9 होता है, याद रखिएगा जी नैनो। अब ओवरऑल यहां भी आपको पता होना चाहिए कि मोनो मीन्स 1, डाई मीन्स 2, सेम इज द केस, ट्राई मीन्स 3, टेट्रा मीन्स 4, पेंटा means 5, hexa means 6, hepta means 7, octa means 8, nano mean 9 and deca means 10। तो नैनो क्या होता है, दैट इज नैनोमीटर 10 की पावर -9 के बराबर होता है। ये सफिक्स एंड प्रीफिक्स आपको पता होना चाहिए।
उसके बाद देखिए इंसुलिन इज सेक्रेटेड बाय, इंसुलिन कौन सेक्रेट करता है? पैंक्रियास सेक्रेट करता है। उस वक्त सेक्रेट करेगा जब जिस्म के अंदर शुगर बहुत ज्यादा होगी, तो लिवर कहेगा पैंक्रियास को कि भाई आप इंसुलिन खारिज करना शुरू कर दो, लेकिन पैंक्रियास भी कहेगा भाई मेरे भी बस की बात है कि मैं एटलीस्ट 100 शुगर के मॉलिक्यूल को न्यूट्रलाइज कर सकता हूं, इससे ज्यादा अगर शुगर इनटेक कर रहे हो तो फिर पैंक्रियास कहता है कि मेरे हाथ खड़े हैं, मेरे बस की बात नहीं है। तो फिर क्या करना चाहिए? फिर आप बैक्टीरिया से इंसुलिन लेकर अपनी टैबलेट्स के फॉर्म में या फिर इंजेक्शन के फॉर्म में बॉडी को दो, और पैंक्रियास फिर उसको ट्रिगर करता रहेगा और यूं इंसुलिन जो है वो शुगर को डाउन करती रहेगी। तो पैंक्रियास क्या करता है? इंसुलिन खारिज करता है। क्यों? ताकि शुगर को डाउन किया जा सके। उसके बाद एक इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेयर ब्लड प्रेशर, सफिग्मोमैनोमीटर होता है ब्लड प्रेशर को मेयर करने के लिए। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी लीड्स टू, ये रिकेट्स की बीमारी होती है बच्चों के अंदर, विटामिन डी की बीमारी। और विटामिन डी का सबसे आसान और सबसे बेहतरीन सोर्स सनलाइट होता है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल कौन सा है। नेक्स्ट इज एलिमेंट्स इन लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, वो कितना होता है? वो ब्रोमीन होता है। अब रूम टेम्परेचर कितना होता है? तकरीबन 25 सेंटीग्रेड रूम टेम्परेचर कंसिडर किया जाता है, बास को 26 भी होता है, बट नियर अबाउट वो 25 ही होता है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। फास्टेस्ट ग्रोइंग ट्री वो कौन सा है? दैट इज यूकलिप्टस। और यूकलिप्टस उसका बोटेनिकल नेम यहां पे उन्होंने लिखा है। ये इसे को उर्फ आम में हम कहते हैं सफेदे का दरख्त। और सफेदे का दरख्त तकरीबन डेली 50 गैलन पानी जमीन से सक करता है। और इसके करीब जितने भी पौधे होते हैं, क्योंकि प्लांट्स की ज्योमेट्री ऐसी होती है कि प्लांट्स के रूट्स के दरमियान न्यूट्रिएंट्स कंपटीशन होता है और शेल्टर कंपटीशन होता है। तो जो पौधे सफ़ेदे के साथ ग्रो कर रहे हैं तो उनकी तो खैर ही नहीं होती, क्योंकि सफ़ेदा जो है सबसे ज़्यादा पानी सक कर रहा होता है। और इसको क्यों सबसे पहले लॉन्च किया गया था? ऑस्ट्रेलिया से इसको लॉन्च किया गया था इनिशियली, और फिर बाद में इसने डोमिनो इफेक्ट भी शो करना शुरू कर दिया था। एक्चुअली ये है कि ये फास्ट ग्रोइंग है, इसका लाइफ साइकिल्स बहुत ही कम होता है। जैसा पी प्लांट में हम वेजिटेबल में देखते हैं उसका भी कम होता है, तो इसका भी ट्रीज में से फास्टेस्ट ग्रोइंग कौन सा है? दैट इज यूकलिप्टस कैमेल्डुलेंसिस, उसका सही नाम है जी, यूकलिप्टस कैमेल्डुलेंसिस। कैमेल्डुलेंसिस इसको उर्फ आम में अगर आम सी जबान में इस्तेमाल करें दैट इज सफेदा होता है जी। उसके बाद ग्रेटर कास्ट बाय डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन की डेफिशिएंसी होती है जी। उसके बाद हु फार्मुलेटेड लॉ ऑफ ग्रेविटी? सर आइजैक न्यूटन साहब ने लॉ ऑफ ग्रेविटी दिया था जी। मशरूम बिलोंग्स टू विच किंगडम? ये फंजाई से बिलोंग करते हैं, और ये जो मशरूम है बेसिकली ये मैक्रोफंगस हैं। और बाज़ का माइक्रो फंगस के हवाले से भी सवाल पूछा जाता है। बालों में खुश्की भी माइक्रो जो है फंगस की एग्जांपल्स होती हैं। तो फंजाई जिसको उर्फ़ में फफूंदी भी कहा जाता है, ब्रेड के ऊपर भी सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। और जो ब्लैक फंगस होती है वो उससे ज़्यादा जहरीली होती है, इंतहाई ख़तरनाक होती है वो। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एसिड इज प्रोड्यूस्ड इन द ह्यूमन स्टोमक टू एड डाइजेशन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। अब वही एसिड हमारे मैदे को क्यों नहीं तबाह कर रहा होता? मैदे की दीवारों से साल्ट भी सेक्रेट हो रहा होता है जिसको न्यूट्रलाइज कर देता है। उसके बाद देखिए ड्रग्स यूज टू रिलीव पेन, उनको एनाल्जेसिक्स कहा जाता है। ये पेन्स को ख़त्म करने के लिए, दर्द कुशा दर्द को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसमें डेक्लोरॉन भी है, जिसमें सिंपल अगर ये देखा जाए पैरास्टामोल भी है, वो भी क्या पैनाडॉल भी है, वो सिंपली एनाल्जेसिक्स की एग्जाम्पल है। इन्फ्लुएंजा इज कॉज्ड बाय वायरस की वजह से ये कॉज होता है। WK रोंटेंगन्स डिस्कवर्ड, ये रोंटेंगन्स हैं जिन्होंने एक्सरेज डिस्कवर की थी। उसके बाद है कि हॉटेस्ट लेयर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर, क्योंकि जो अर्थ की एटमॉस्फेयर जो एटमॉस्फेयर है उसकी लेयर्स हैं, उसमें से थर्मोस्फेयर जो है वो सबसे ज्यादा हॉटेस्ट होती है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। अगला सवाल है हमारे पास, ऑक्सीजन वाज डिस्कवर्ड बाय बेसिकली जोसेफ प्रिस्टले ने डिस्कवर की थी ऑक्सीजन। स्पीशीज दैट इज रिड्यूस्ड इन द नंबर, उनको एंडेंजर्ड कहा जाता है। एंडेंजर्ड मीन विच आर एट द रिस्क ऑफ बीइंग एक्सटिंक्शन, उनको खतरा है सफाई हस्ती से खत्म होने का, सफाई हस्ती से मिट जाने का। और ऐसी स्पीशीज जिनका आखिरी जानदार भी ना बचा हो, इस सफाई हस्ती से इस जो दुनिया है उससे खत्म हो चुके हों, उसको नाम दिया जाता है एक्सटिंक्ट स्पीशीज। याद रखिएगा जी, extinct species, and even extinct species mean even not a single
जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है उस स्पीशीज का वो नहीं बाकी रहा। जैसे डायनासोर हैं वो एक्सटेंट हो चुके हैं, और बात का ये भी होता है किसी इलाकों से वो एक्सटेंट हो चुकी होती हैं, लेकिन दूसरे इलाकों में पाई जाती हैं, वो एक्सटेंट नहीं होती, वो उस इलाके में एंडेंजर्ड होती हैं। एंडेंजर्ड मीन जैसे पांडा है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ जो उसका पिक्टोरियल एविडेंस है, उसमें एक्चुअली उसको एक्सटिंक्ट होने से बचा लिया गया है, मादूम होने से बचा लिया गया है। पैलियोंटोलॉजी किसका नाम है? दैट इज पैलियोंटोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एंशिएंट लाइफ एंड फॉसिल्स। फॉसिल्स की जो बेसिकली स्टडी का नाम है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। सबस्टांस मोस्ट सॉल्युबल इन वाटर, वो कौन सा है? शुगर है, ऑप्शन में से आया हुआ था। हु डिस्कवर्ड पेनिसिलिन? ये तो फ्लेमिंग साहब ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब ने पेनिसिलिन डिस्कवर की थी। अगला सवाल है हमारे पास, दैट इज इन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड बाय बेसिकली फिशन रिएक्शन होता है। फिशन मींस ब्रेक डाउन, उसमें ब्रेक डाउन हो रही होती है, और जब भी कोई बर्न ब्रेक डाउन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है। उसके बाद देखिए द प्रोसेस इन विच वेपर्स कन्वर्ट इनटू लिक्विड, उसको कंडेंसेशन नाम दिया जाता है। अब अगर कोई लिक्विड कन्वर्ट हो जाए वेपर्स में, इस अमल को नाम देते हैं दैट्स वेपराइजेशन, दैट इज वेपराइजेशन, या उसको बॉयलिंग भी सिंपल कह सकते हो। और फिर अगर कोई वेपर्स दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, उसको क्या नाम दिया? कंडेंसेशन का नाम दिया जाता है। अमूमन आप देखते होंगे कि कोई भी बर्तन है तो उसमें जब पानी को बॉयल किया जाता है तो उसका जो ढकना होता है उसके ऊपर जब उसको ढकने को उतारा जाता है तो वहां पर पानी के ज़र्रात नजर आते हैं। बेसिकली वो कंडेंसेशन का ही प्रोडक्ट होते हैं, उसको क्या नाम दिया जाता है? कंडेंसेशन नाम दिया जाता है। और जब एक सॉलिड डायरेक्टली गैस में तब्दील हो जाए वेपर में, उस अमल को सब्लिमेशन नाम देते हैं जी। एक सॉलिड पार्टिकल है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के हवाले से, वो लिक्विड में तब्दील नहीं होता, हालांकि पहले लिक्विड में तब्दील, उसके बाद गैस या वेपर में तब्दील होता है जी। तो कोई सॉलिड अगर लिक्विड में तब्दील हुए बगैर डायरेक्टली वो गैस या वेपर में तब्दील होता है, उसको नाम दिया जाता है सब्लिमेशन कहते हैं रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ सॉलिड डायरेक्टली इनटू द वेपर्स ऑफ द गैस, दैट इज टर्म्ड एज, उसको सब्लिमेशन कहा जाता है। उसके बाद हीट ट्रांसफर थ्रू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वो बेसिकली रेडिएशंस हैं, और क्योंकि वो उसके लिए कोई सोर्स नहीं चाहिए रिस्पेक्टेड, रेडिएशंस की फॉर्म में वो आ रही होती हैं जी। इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेयर प्योरिटी ऑफ मिल्क, वो लैक्टोमीटर होता है, याद रखिएगा जी। मेन काज ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन इज दैट इज CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। मोस्ट जो एयर कंडीशनर्स होते हैं, AC वगैरह, उनकी बैक साइड पे जो मोस्टली गैसेस रिलीज हो रही होती हैं वो कौन सी होती हैं? वो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स ही होती हैं। ओजोन डिप्लीशन हो रही है, ओजोन का फार्मूला O3 है, और ओजोन डिप्लीशन की वजह से ही सूरज की जो खतरनाक शुआएं हैं वो ज़मीन पर आ रही हैं, और वो यूं ग्लोबल वार्मिंग का बायस भी बन रही हैं, और डिफरेंट डिजीज़ का बायस भी बन रही हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल हमारे पास कौन सा है? दैट इज प्रोसेस यूज्ड टू कन्वर्ट CO2 एंड सनलाइट इन ग्लूकोज, वो फोटोसिंथेसिस है। अगर ये देखा जाए, फोटो मीन द लाइट, बास का ये डेफिनेशन पूछता है कि फोटोसिंथेसिस एनर्जी कन्वर्जन का नाम है। उसमें बेसिकली जो सोलर एनर्जी है ये कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में जी, इनटू केमिकल एनर्जी। अब सोलर एनर्जी क्या है? दैट सनलाइट। सनलाइट है तो दुनिया में तमाम सारी जितनी भी एनर्जीज हैं, फूड प्रोडक्ट्स हैं। अगर सनलाइट नहीं है तो कुछ भी नहीं है। क्यों? सनलाइट नहीं है तो प्लांट्स नहीं है, प्लांट्स नहीं फोटोसिंथेसिस नहीं है, प्लांट्स नहीं तो डिफरेंट हर्बीवोर्स, ओमनीवोर्स, कार्निवोर्स, कुछ भी नहीं है। तो फोटोसिंथेसिस क्या है? एक बार पूछा हुआ था इम्तिहान में कि सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का नाम है। केमिकल क्या है? इन द फॉर्म ऑफ द ग्लूकोज, वो केमिकल है। उसके बाद देखिए वेलोसिटी क्या कौन सा यूनिट है? ये डिराइव्ड यूनिट है, जिसको माखोज यूनिट भी कहते हैं, कि डिराइव है ये। एंटीवायरल प्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय द वायरस इन्फेक्टेड सेल्स, इंटरफेरॉन है, ये भी बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट है। उसके बाद है कि हु डिस्कवर्ड रेडियोएक्टिविटी ऑफ यूरेनियम, ये हेनरी बैकलर ने डिस्कवर की थी सबसे पहले। उसके बाद देखिए रॉड्स एंड कोन्स आर रिसेप्टर्स फाउंड इन विच ह्यूमन ऑर्गन, तो आइज के अंदर पाए जाते हैं रॉड्स एंड कोन्स पाए जाते हैं। अब बात का ये पूछा जाता है कि कोन्स क्या हैं? ये ब्राइट लाइट के लिए सेंसिटिव हैं, ब्राइट लाइट के लिए सेंसिटिव हैं। रॉड्स कौन सी लाइट के लिए सेंसिटिव है? फॉर डिम लाइट। या ये भी हम कह सकते हैं कि दिन को जो दिखता है हमें वो कोन्स की वजह से दिखता है, रात को जो दिखता है दैट इज ड्यू टू द रॉड्स। इट मींस ह्यूमन बीइंग के अंदर कोन्स ज्यादा हैं, रॉड्स कम है, क्योंकि रात को दिखाई कम जाता है
उल्लू के अंदर क्या है, उसको रात को सबसे ज्यादा दिखाई देता है, उसमें रॉड सबसे ज्यादा होते हैं, दिन को दिखाई नहीं देता, कोन्स कम से कम होते हैं। तो ये भी एक दफा सवाल में पूछा हुआ था कि जो रॉड्स हैं सेंसिटिव फॉर डिम लाइट, मध्यम रोशनी के लिए, कौन जो हैं ये ब्राइट लाइट के लिए ये सेंसिटिव होते हैं। ये रिसेप्टर्स आई के अंदर पाए जाते हैं, क्योंकि आई आंख जो है एक रिसेप्टर है। इट मीन ये किसी भी स्टिमुलस को रिसीव करता है। स्टिमुलस कौन सी है, दैट्स लाइट एक स्टिमुलस है। और साउंड को रिसीव करने के हवाले से रिसेप्टर्स कौन से हैं, वो एयर एक रिसेप्टर है। इसी तरह से टेम्परेचर को जो रिसेप्टर्स हैं वो कौन सी है, हमारी स्किन जो है वो एक रिसेप्टर है, थर्मो रिसेप्टर भी है और पेन रिसेप्टर भी है। पेन को भी बाज़ क्या करती है, वो अक्सर डिटेक्ट कर रही होती है। डिफरेंट सिग्नल जो होते हैं वो दिमाग से, वो सेंसरी न्यूरॉन से मोटर न्यूरॉन से इंटर न्यूरॉन, उनका पाथवे चल रहा होता है। तो रिसेप्टर्स कौन से होते हैं, ये स्टिमुलस रिसीविंग ऑर्गन होते हैं। ये स्टिमुलस रिसीविंग ऑर्गन होते हैं। और स्टिमुलस की जमा क्या होती है, ये स्टिमुलाई होती है। द प्लूरल फॉर्म ऑफ स्टिमुलस इज द स्टिमुलाई होते हैं। अगला सवाल देखते हैं। दैट इज गैस यूज इन द टंगस्टन फिलामेंट बल्ब्स, वो आर्गॉन गैस होती है। उसके बाद मटेरियल यूज फॉर ट्रांसफार्मर वायरिंग, जो वाइंडिंग्स होती है उसमें कॉपर इस्तेमाल की जाती है जो हम ट्रांसफार्मर होते हैं, चाहे वो स्टेप अप या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। जॉन डाल्टन गेव द थ्योरी ऑफ, उन्होंने एटॉमिक थ्योरी पेश की थी। उसके बाद है कि व्हेन द सन इज वर्टिकल ओवर द इक्वेटर द इवेंट इज कॉल्ड एज इक्विनॉक्स, उसको नाम देते हैं। सन रेस मोस्ट रिफ्लेक्टेड बाय विच कलर, व्हाइट कलर जो है सबसे ज्यादा वो रिफ्लेक्शन होती है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल हमारे पास है, दैट इज नॉर्मल हार्ड वाटर कैन बी प्योरिफाइड बाय द बॉइलिंग। हार्ड वाटर जो है उसको प्योरीफाई करने के हवाले से बॉइलिंग एक सबसे बेस्ट तरीका है। दूसरा तरीका क्लार्क मेथड भी है, आयन एक्सचेंज मेथड भी है, लेकिन जो मोस्टली कॉमन है दैट इज बॉइलिंग सबसे बेस्ट मेथड है। प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट इन विच टाइप ऑफ सेल्स, ये प्लांट सेल में पाए जाते हैं। प्लास्टिड्स बेसिकली ये कलरिंग होते हैं, इसमें क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट होते हैं। जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं ग्रीन कंपोनेंट देते हैं, और जो क्रोमोप्लास्ट हैं अदर देन ग्रीन कलर देते हैं, जैसे पेटल्स का कलर हो गया, जैसे फ्रूट कलर हो गया, तो वो ड्यू टू क्रोमोप्लास्ट की वजह से होते हैं। और ल्यूकोप्लास्ट क्या होते हैं, वो कलरलेस होते हैं। When a star starts fusing helium into the carbon, it becomes, ये एक रेड जॉइंट बन जाता है। An undesirable change in the environment, that's pollution, और pollution causing substance pollutants कहलाते हैं। The minimum speed of sound in the air at 0 centigrade is approximately 331 मीटर पर सेकेंड होती है। लेकिन स्पीड ऑफ साउंड जो है, अगर स्पीड ऑफ लाइट देखा जाए तो स्पीड ऑफ लाइट इज मोर ग्रेटर देन स्पीड ऑफ साउंड, याद रखिएगा। अगला सवाल हमारे पास है, दैट इज बू अली सीना इज फेमस फॉर वर्क इन, बू अली सीना जिसको तिब का बानी भी कहा जाता है, तिब के अंदर, मेडिसिन के अंदर सबसे इन्होंने अच्छा काम किया था। और फिर बू अली सीना के नाम से लाहौर में एक मेडिकल कॉलेज भी है, उसको एविसीना मेडिकल कॉलेज कहा जाता है, क्योंकि मशरक के अंदर बू अली सीना को एविसीना कहा जाता है। एविसीना मेडिकल कॉलेज बू अली सीना के नाम से इन लाहौर में है जी। उसके बाद विच सॉल्वेंट इज कॉमनली यूज्ड इन सॉफ्ट ड्रिंक्स, वाटर ही है। उसके बाद एलिमेंट्स फिक्स्ड बाय द साइनोबैक्टीरिया, वो कौन सा है, वो नाइट्रोजन है। बेसिकली ये साइनोबैक्टीरिया हैं, ये फोटोसिंथेटिक इन नेचर है, याद रखिएगा जी। तो फोटोसिंथेसिस का ताल्लुक कभी भी प्लांट से नहीं है, इनके पास ग्रीन पिगमेंट होता है, इसी वजह से ये फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी भी परफॉर्म करते हैं। सो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया वो कौन से होते हैं, वो साइनोबैक्टीरिया होते हैं। बैक्टीरिया बेसिकली क्या करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स कर रहे होते हैं। और उसके बाद अगला सवाल है, रेडियो एक्टिविटी इज मेयर्ड बाय, रेडियो एक्टिविटी को मेयर किया जाता है, याद रखिएगा, बैक्यूरल में इसको मेयर किया जाता है।